हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा सीजीटेट और सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए देखिएगा, जिससे कि यदि इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न दिए जाएं परीक्षा में तो आप उन्हें बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार का विकार है? पहली बार सुना होगा ऐसा नाम। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम बहुत से प्रकार के विकार पढ़ते ही रहते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, है ना। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा ये ज्यादा सुनने में नहीं आता। तो ऑप्शन ए निद्रा संबंधी विकार है, ऑप्शन बी मानसिक विकार है, ऑप्शन सी खाने का विकार है, ऑप्शन डी शारीरिक विकार है ना। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, ये खाने का विकार है। जैसे कि इसमें आपको, जैसे कि आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, इसका भय बना रहता है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाने का विकार है। कौन सा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंद प्रकाश के संपर्क में आने के बाद तेज प्रकाश में समायोजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पुनर्जनन, ऑप्शन बी प्रकाश दृश्य अनुकूलन, ऑप्शन सी अंधकार अनुकूलन, ऑप्शन डी परिपूर्णता। तो मंद प्रकाश के संपर्क में आने के बाद तेज प्रकाश के में समायोजित होने की प्रक्रिया क्या 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 कहलाएगी? ऑप्शन बी प्रकाश दृश्य अनुकूलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है पूछा है। ऑप्शन ए अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत परिवर्तन है, ऑप्शन बी अधिगम में हमेशा किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है, ऑप्शन सी अधिगम एक प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अधिगम के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी कथन सत्य है। ठीक है, जैसे कि अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत परिवर्तन है ना। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमारे व्यवहार में क्या होते जाता है? अपेक्षाकृत परिवर्तन होते जाते हैं। ऑप्शन बी हमेशा अधिगम में हमेशा किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है ना, हम अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखते हैं। ऑप्शन सी अधिगम एक प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मबोध की आवश्यकताएं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन सी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ऑप्शन डी मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आत्मबोध है ना, आत्मबोध की आवश्यकता है, आत्मबोध का सिद्धांत है, नहीं आत्मबोध की आवश्यकताएं हैं। ये क्या है? सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता मानी जाती है ना। किसकी? तो मैस्लो का मानवतावादी अधिगम के सिद्धांत की, जो हर किसी को नहीं प्राप्त नहीं होती है ना। इसे ही हम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेदी स्मृति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए तात्कालिक स्मृति, ऑप्शन बी अल्पकालिक स्मृति, ऑप्शन सी दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्मृति होती है ना, जो स्मृति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, तात्कालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, तात्कालिक स्मृति वो है जिसमें हमें कोई भी बात तुरंत याद आ जाए। दीर्घकालिक स्मृति वो है जिसे हम याद करते ही रह जाए, वो बात हमें याद ही ना आए। और
अल्पकालिक स्मृति यानी कि थोड़े समय के बाद हमें वो बात याद आ जाए। तो यहाँ पर संवेदी स्मृति को पूछा गया है, तो संवेदी स्मृति क्या होगा? ऑप्शन ए, तात्कालिक स्मृति को ही हम संवेदी स्मृति कहते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी अग्रचेतन, ऑप्शन सी सचेतन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है, ये होता है अचेतन। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है जीव अंतर्नोद का भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्षा तंत्र का वह प्रकार जिसमें अचेतन द्वारा चिंता भड़काने वाले व्यवहार या विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए इंकार, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, ऑप्शन डी युक्तिकरण। तो यहाँ पर कहा गया है अचेतन द्वारा, है ना, अचेतन द्वारा चिंता भड़काने वाले व्यवहार या विचारों को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है? खारिज कर दिया जाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन बी दमन कहलाएगा। ठीक, ना कि इंकार, प्रक्षेपण, ये सब नहीं होगा, युक्तिकरण ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी शारीरिक बदलाव या ऑप्शन डी मानसिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकास। तो विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। जो विकास होता है हमारा, वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है इसमें। और प्रकृति और पोषण, है ना, प्रकृति और पोषण ये होता है, दोनों होता है, प्रकृति भी होगा पोषण भी होगा, दोनों होंगी। तो इसमें बोला गया है परिपक्वता और अनुभव, तो एक प्रकृति और एक पोषण से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए पूर्व गिरोह की आयु, ऑप्शन बी अनुकरणीय आयु, ऑप्शन सी प्रश्न करने की आयु, ऑप्शन डी खेल की आयु। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था में तो पूर्व गिरोह की आयु है ये, है ना, गिरोह से पूर्व की आयु यानी कि बच्चे जो समूह बनाते हैं उससे पहले की आयु है। अनुकरणीय आयु है, इसमें बच्चा नकल करता है ना, दूसरों की। ऑप्शन सी प्रश्न करने की आयु है, इसमें बच्चा बहुत अलग अलग प्रकार से प्रश्न करता है पूर्व बाल्यावस्था पे। लेकिन खेल की आयु ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होगी वो होगी खिलौनों की आयु। जो पूर्व बाल्यावस्था वो है खिलौनों की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुवांशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो आप सभी जानते हैं प्रकृति एवं पोषण ये दोनों किस में आ जाएगा? अनुवांशिकी एवं वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 120। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि कितनी होती है? तो 140 या 140 से ऊपर होती है ना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्कूलों को खाली स्थान उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ए, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। ऑप्शन बी, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। ऑप्शन सी, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो स्कूलों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? तो ऑप्शन डी है ना, यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, है ना। मतलब बच्चा क्यों सीख पा रहा है और क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसका कारण क्या है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन ए, निर्धारण मापनी। ऑप्शन बी, अवलोकन। ऑप्शन सी, साक्षात्कार। ऑप्शन डी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अति सक्रियता। ऑप्शन बी, कम बोधगम्यता। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मकता होती है ना, जो सृजनात्मकता होती है वो मुख्यतः अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। इसका भी मतलब क्या होता है? रचनात्मकता या सृजनात्मकता, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देखेंगे पहले, तीव्र चिंता। ऑप्शन बी, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच। ऑप्शन सी, बीमारी का डर। ऑप्शन डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो समायोजन को बढ़ावा देती है ना। ऐसी कौन सी स्थिति है? तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो है वो समायोजन को बढ़ावा देती है, ना कि तीव्र चिंता, अपराध बोध और ना ही बीमारी का डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, वुडवर्थ। ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो। ऑप्शन डी, गेट्स एवं अन्य। तो यह कथन जो दिया गया है वो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। ऑप्शन ए, द्वंद्व। ऑप्शन बी, कुंठा। ऑप्शन सी, चिंता। ऑप्शन डी, दबाव। यहाँ पर कुंठा का मतलब किससे हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन से हो जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन। तो एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना मतलब कि ये काम को करे कि ये काम को करे, है ना। इसमें क्या बना रहता है? द्वंद्व बना रहता है व्यक्ति में। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन बी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ये किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? नहीं किया पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी बी एस ब्लूम। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? तो ऑप्शन डी बी एस ब्लूम ने नहीं किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने भी किया है और कोहलर ने भी किया है। ठीक है। जो बी एस ब्लूम थे, इन्होंने अधिगम में व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। ठीक है, व्यवहार के ना, व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से? तो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और एक क्रियात्मक। ठीक है, ये 3 पक्ष बताए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाली स्थान संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत या इंगित करने वाले परीक्षण का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए मान समिति दृष्टिकोण, ऑप्शन बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी पियाजे का दृष्टिकोण, ऑप्शन डी बेले दृष्टिकोण। ये आईएमपी क्वेश्चन है ना, तो इसमें ध्यान देंगे। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत या इंगित करने वाले परीक्षण का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर बोला है ना, ध्यान देंगे, मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास करता है। ठीक है, मापने का प्रयास करता है। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, पियाजे का दृष्टिकोण है ना, और बेले दृष्टिकोण है, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास नहीं करते हैं, ये तीनों। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मान समिति दृष्टिकोण। क्योंकि क्योंकि जो संज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक क्षमता में मात्रात्मक, ये जो मात्रात्मक अंतर है को मापता है कि जैसे कि इस बच्चे में ये क्षमता है ना, इस बच्चे में ये क्षमता है, कि इस बच्चे में ये क्षमता है, अगले बच्चे में ये क्षमता है ना, ये सब मापने का काम कौन कर रहा है? तो मान समिति दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। तो मान समिति दृष्टिकोण संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत या इंगित करने वाले परीक्षण का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में हम मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you for watching.